बोइंग कंपनी की बर्बादी का अमान 5 जनवरी 2024 को शुरू हुआ जब अलास्कन एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट 737 मैक्स का इमरजेंसी एग्जिट डोर हवा में ही निकल गया। इस दौरान जहाज़ में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ऑक्सीजन मास्क निकल गए, हर तरफ चीखों पुकार, इंजन और तेज हवा की आवाज़ पूरे कैबिन में निकल पड़ी। ये है कंट्रोल रूम एंड पायलट के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन। आपको बताते चलें कि हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हवा में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसलिए जहाज़ के कैबिन में आर्टिफिशियल प्रेशर भरा जाता है और जाहिर सी बात है कि जब उसका दरवाज़ा ही निकल गया तो कैबिन का सारा प्रेशर लीक हो गया। अलास्कन एयरलाइन की फ़्लाइट 1282 में टोटल 171 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। खुशकिस्मती से जहाज़ को वापस पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करा दिया गया और आसमान से गिरने वाले दरवाजे ने भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये हादसा न्यूज़ मीडिया की हेडलाइंस बन गया। सभी का यही सवाल था कि बोइंग जैसी रेप्यूटेड कंपनी का जहाज़ के दरवाज़ा कैसे निकल सकता है, और वो भी जब जब जहाज़ सिर्फ 2 महीने ही पुराना हो। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इमरजेंसी एग्जिट डोर को एक तो री इंस्टॉल किया गया था और दूसरा ये डिलीवरी के समय इसमें 3 नट बोल्ट नहीं लगाए गए थे। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया कि यह बोइंग की लापरवाही का नतीजा है। बोइंग ने खुद को एक इंजीनियरिंग फर्म से बिजनेस फर्म में कैसे और क्यों बदला, और 2018-2019 में बोइंग 737 में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच 2 भयानक क्रैशेस की वजह कैसे बना। एयर ट्रैवल करने वाले ज़्यादातर ट्रैवलर्स इसलिए बेफिक्र ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनका भरोसा है एयरलाइन पर एंड जहाज़ बनाने वाली कंपनी पर। अलास्कन एयरलाइन के साथ ये घटना बोइंग कंपनी का ये विश्वास तोड़ दिया है। सिर्फ यही एक हादसा नहीं था जिसने बोइंग कंपनी का ट्रस्ट तोड़ा। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की लाइन एयरक्राफ्ट 610 सोकन्ना हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई। ये बोइंग कंपनी का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट था। अभी टेक ऑफ हुए को इनको 13 ही मिनट हुए थे कि एयरक्राफ्ट कुछ अजीब सा बिहेवियर करने लगा। पहले इसकी नोज़ डाउन होती है, फिर दोबारा जहाज़ ऊपर की तरफ जाता है और फिर नोज़ दोबारा तेज़ी से डाउन होती है और फिर जहाज़ जावा सी में जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें टोटल 189 लोग थे जिसमें एक भी नहीं बच पाया। इस हादसे को अब 5 महीने ही गुजरे थे कि इसी तरह का एक और हादसा दुनिया ने देखा। इथोपियन एयर फ्लाइट 302 10 मार्च 2019 को बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथोपिया से कीनिया की तरफ उड़ान भरती है। सिर्फ 6 मिनट के बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और करीबी गांव में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 157 लोग दुनिया से चले गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग 737 मैक्स था। सेम जहाज़ का मॉडल और 5 महीने में 2 क्रैश, टोटल 344 कीमती जानें जा चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि दोनों एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से पहले बिहेवियर बिल्कुल मिलता जुलता था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बोइंग 737 मैक्स में एक ऐसा फ्लॉ ढूंढ निकाला जिसकी वजह से ये दोनों प्लेन क्रैश हुए थे। ये फ्लॉ क्या था? ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बोइंग इस लापरवाह रवैये तक पहुंच कैसे गई। बोइंग कंपनी पहले सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी। 1916 में विलियम ई बोइंग ने कंपनी की बुनियाद रखी, जो पहले सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट एंड एयरप्लेन्स की डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे। 1969 में अपना एयरक्राफ्ट बोइंग 747 लॉन्च किया, जिसको क्वीन ऑफ द स्काईज नाम दिया गया था। जहाज़ के ये मॉडल हवाई सफ़र में एक नया इनकलाब लेकर आया। उस वक्त ये कहा जाता था, इफ़ इट इज़ नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी बोइंग पे लोगों को इतना भरोसा था कि लोग किसी और एयरलाइन में सफ़र करना पसंद ही नहीं करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बोइंग के ट्रस्ट इस लेवल तक गिर चुका है? ये 2024 में बोइंग जहाज़ के साथ हुए हादसे की लिस्ट है।
इसमें साफ साफ पता चलता है कि 2024 में बोइंग के सिर्फ जनवरी में ही 5 जहाज़ छोटे बड़े हादसे का शिकार हुए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि बोइंग की बर्बादी की शुरुआत 1997 में ही हो गई थी। 1990 में जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वार ख़त्म हुई तो उस वक़्त बोइंग की इनकम पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि बोइंग एक इंजीनियरिंग फर्म थी जो अमेरिका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती थी, और जाहिर सी बात है कि जब कोल्ड वार ख़त्म हुई तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया गया था। इस डर से कि इनकी इनकम पर कोई फ़र्क ना पड़े तो इन्होंने अपने कंपटीटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डॉगलस को $14 बिलियन करीब 1150 अरब रुपीस में खरीद कर खुद को एयरलाइन इंडस्ट्री का अकेला बेताज बादशाह घोषित कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री के इस सबसे बड़े मंजर के बाद बोइंग ने अपने आप को इंजीनियरिंग फर्म से एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया, जिनका काम था परफेक्ट जहाज़ बनाना। वो अब स्टॉक मार्केट में आकर अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट और लॉस को देखने लग गए। वो अपने कंपटीटर मैकडॉनल्ड डॉगलस को खरीद कर अकेला राज तो करने लगा, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा वक्त ना चल सकी। 2003 में बोइंग को टक्कर देने के लिए यूरोपियन एयरलाइन एयरबस मैदान में आ गया। 2010 में बोइंग की सेल्स को एक ज़बरदस्त झटका लगा जब एयरबस ने अपना A320 नियो लॉन्च किया। ये एयरक्राफ्ट एयरबस ने खास मार्केट की डिमांड को देखकर डिज़ाइन किया था। इसका इंजन खास फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया था, यही के कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता था। उसी साल के दिसंबर में एयरबस A320 नियो ने 667 यूनिट सिर्फ एक ही हफ्ते में बिक गए। एयरबस की इस कामयाबी ने बोइंग के पैरों तले ज़मीन को खिसका दिया था। वो बोइंग ये पिछले कई दहाके से राज कर रहा था, उसको इतने ऑर्डर्स पूरे साल में नहीं मिलते थे। अगले साल यानी 2011 में एक नया जहाज़ 737 मैक्स लॉन्च कर दिया। ये A3 एयरबस की टक्कर में लॉन्च किया गया था। बोइंग के इस कदम ने एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन ये वही मॉडल था जिसका 2018-19 में क्रैश हुआ था। असल में हड़बड़ाहट में आकर एयरबस के शेयर वापस लेकर बोइंग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बोइंग को ये नया जहाज़ लॉन्च करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इन्होंने इस नए जहाज़ में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इंट्रोड्यूस करवाए, पर मसला ये था कि ये इंजन काफ़ी बड़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नए इंजन के लिए जहाज़ की पूरी डिज़ाइनिंग दोबारा होती, लेकिन बोइंग ने ऐसा नहीं किया। जल्दी के चक्कर में उन्होंने नया इंजन सालों पुराने एयरक्राफ्ट में ही लगा दिया। इसी इंजन का वेट प्लेन के अगले पोर्शन में ज़्यादा हो गया, यानी कि इस नए इंजन ने एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक्स बदल दी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से फ़्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट 737 मैक्स की नोज़ ऊपर हो जाती थी। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्यूमेंटेशन सिस्टम या फिर MCAS। आसान लफ्ज़ों में समझाए तो ये एक सॉफ्टवेयर एक सेंसर की हेल्प से पता करता है कि प्लेन का सेंटर ऑफ अटैक क्या है, यानी उसकी नोज़ ऊपर है या नीचे। इस सेंसर को एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। अगर प्लेन की नोज़ ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होती है तो ये सेंसर नोज़ को बिना पायलट की इनपुट के डाउन कर देता है। ये एक नया सिस्टम था, जो पहले मॉडल्स में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। होता यह है कि जब भी कमर्शियल प्लेन्स में कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उसके लिए पहले अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, टेस्टिंग होती है और पायलट्स को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और इस ट्रेनिंग में वक्त और पैसा दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी तो उन्होंने ना तो MCAS के बारे में किसी एयरलाइन को बताया, ना ही पायलट को और ना ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। उन्होंने सोचा कि जब सॉफ्टवेयर खुद ही प्लेन को सीधा कर सकता है तो फिर पायलट और एयरलाइन को बताने की क्या ज़रूरत है। ये वो पॉइंट था यहाँ चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। जैसे कि आपने पहले जाना कि MCAS सिर्फ एक सेंसर पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ अटैक सेंसर। बोइंग को इस बात का पता नहीं था कि अगर ये सेंसर ही ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा।
अगर ये सेंसर ख़राब हो गया या किसी वजह से इसने एमकेएस को गलत रीडिंग दे दी तो बिना पायलट की इनपुट के सीधा चलता हुआ जहाज़ भी अचानक नोज डाइव करेगा, जिसको फिर कंट्रोल करना पायलट की बस की बात नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ लाइन एयरलाइन फ़्लाइट 6110 और इथोपियन फ़्लाइट 302 के साथ हुआ। जब भी इन्वेस्टिगेशन टीम को बोइंग की इस लापरवाही का पता चला तो वो दोनों प्लेन क्रैश की जिम्मेवार बोइंग समेत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और एफएए को ठहराने लगे, क्योंकि एफएए का ही काम था कि इस चीज़ को जांच करना। जिस वक्त ये मामला गर्म हुआ तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स के 87 एयरक्राफ्ट सर्विस में थे और इन सबको एक साथ ग्राउंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके नतीजे में एक साइड स्टॉक प्राइस गिर गया और उनको $20 बिलियन का घाटा हुआ। वहीं बोइंग के खिलाफ कोर्ट ने एफएए को धोखे में रखने पर $2.5 बिलियन का फाइन अलग से लगाया। बोइंग को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ इनके अपने ही एम्प्लॉयज़ का रहा है। कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट की न्यूज़ वहाँ पर काम करने वाले टेक्नीशियन ने ही लीक की थी। सोशल मीडिया पर बोइंग कंपनी की एक वीडियो लीक हुई जिससे पूछा गया कि क्या वो अपने बोइंग प्लेन में सफ़र करना चाहेंगे। मौके पर मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वीडियो के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में एक खौफ की लहर दौड़ गई। फैक्ट्री टेक्नीशियन ने पुराने जहाज़ के पार्ट्स नए जहाज़ों में लगाने का भी हैरानीजनक खुलासा किया। वो जहाज़ ये दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर भी कर चुके थे। सारे एयरलाइंस ने अपने अपने बोइंग 737 मैक्स की इंस्पेक्शन करवाई, जिसमें पता चला कि कहीं पर रिबर्ट सही नहीं लगाई गई और कहीं पर पुराने पुर्जे वो भी लूज़ पड़े थे। नवंबर 2020 में तमाम ग्राउंड हुए 737 मैक्स को इंस्पेक्शन, पायलट ट्रेनिंग और कुछ चेंजेस के बाद दोबारा से सर्विस कर दिया गया। पर बोइंग की रेपुटेशन पर लगा दाग अभी धुला ही नहीं था कि एक और मसला खड़ा हो गया। बोइंग में काम करने वाले एक एम्प्लॉय विसल ब्लोअर ने रिटायरमेंट के बाद बोइंग में होने वाली मिस्टेक्स मीडिया पर लीक कर दी। 32 सालों तक बोइंग में काम करने वाले जॉहन बार्नेट 2010 से 2017 तक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। 2016 में अपनी रिटायरमेंट से पहले बार्नेट का कहना था कि एक सीनियर मैनेजर ने स्क्रैप हाइड्रोलिक ट्यूब इंस्टॉल किया था। इस तरह के और भी कई एक्शन बार्नेट ने नोट किए, जिसमें पुराने इस्तेमाल हुए पार्ट्स नए प्लेन में लगाए जाते थे। बार्नेट ने कई कंप्लेंट्स की, लेकिन इसका बोइंग की सीनियर मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इस नतीजे में इसको डिग्रेड करके किसी छोटी पोस्ट में लगा दिया गया। 2017 में अपनी रिटायरमेंट के बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की और बोइंग की सारी मिसमैनेजमेंट के सबूत भी दिए। 4 सालों तक ये केस चलता रहा, लेकिन बार्नेट ये केस हार गए। बार्नेट ने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी की, जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा 2024 में जब अलास्कन एयरलाइन 737 मैक्स का दरवाज़ा हवा में ही निकल गया था, तो उसके बाद बार्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक और केस कर दिया। 9 मार्च 2024 को कोर्ट ने इस केस की 30वीं पेशी रखी थी। उस दिन जॉहन बार्नेट कोर्ट में पेश नहीं हो सके, बल्कि वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए थे। इससे पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि अगर मेरी मौत हो गई तो वो सुसाइड नहीं होगा। पुलिस ने बताया कि जॉहन ने अपने आप को खुद गोली मारी है, क्योंकि इनकी मौत के साथ एक बड़ा नाम जुड़ा है। इसलिए पुलिस इनकी मौत पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो क्योंकि अब जॉहन बार्नेट ही नहीं रहे तो इनके खिलाफ केस का क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ बोइंग की मार्केट वैल्यू पहले ही डाउन हो गई थी। अलास्कन एयरलाइन के साथ जो हादसा हुआ और जॉहन बार्नेट की मौत के बाद इनके स्टॉक्स को दोबारा एक बड़ा झटका लगा है। बोइंग और पैसेंजर के बीच जो भरोसा टूटा है उसको वापस पाने में शायद बोइंग को कई साल लग जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।